नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। हमारे साथ आज दो मेहमान हैं। मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से और कुणाल शाह हैं निर्मल बंग से। और साथ ही आगे हमारे साथ ऋषि नथानी होंगे, MCX के बिजनेस हेड, और साथ ही अरुण सेखसरिया होंगे, MD हैं डीडी कॉटन के। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते कि आज एक्शन कहां पर दिख रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें तो यहाँ पर आज कमजोरी के साथ ही कारोबार हो रहा है। कच्चे तेल दायरे में, लेकिन मेटल में बिकवाली सबसे ज़्यादा दिख रही है। और बाकी अगर एग्री मार्केट की अगर बात करें तो एग्री मार्केट में सभी काउंटर, ज़्यादातर काउंटर, मसालों की बात करें तो चौतरफा बिकवाली दिख रही है, ग्वार दायरे में कारोबार हो रहा है। तो इस तरह का एक्शन आप एग्री मार्केट से दिख रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और आज शुरुआत करेंगे बेस मेटल्स की, क्योंकि बेस मेटल्स में आज चौतरफा बिकवाली फिर से हावी है। 700 रुपये के नीचे MCX पर आ चुका है। और जिंक की बात करें तो 207 रुपए तक भाव फिसल चुके हैं। एल्युमिनियम 206 के नीचे है, लेड 183 के आसपास। कुणाल जी, क्या हो रहा है मेटल में? इस साल के हाई से अगर देखें 2000 जनवरी के हाई से, तो 20 से 35% तक अलग अलग मेटल्स टूट चुके हैं। जिंक में सबसे ज़्यादा गिरावट दिख रही है। क्या ये गिरावट और अभी बाकी है? आपने कहा भी था कि अभी बिकवाली करके जाना चाहिए, और गिरावट आपको दिख रही है यहाँ से? जी, यहाँ से थोड़ी बहुत और गिरावट आ सकती है, क्योंकि चाइना कोई भी पैकेज या कोई भी रेट कट नहीं कर रहा है। चाइना इज बीइंग वेरी एडमेंट इन स्पाइट ऑफ वीकनेस इन चाइनीज इकोनॉमी। ये बहुत ही सरप्राइजिंग है ये टाइम कि चाइना की गवर्नमेंट ने, चाइना के सेंट्रल बैंक ने कोई भी मेजर्स नहीं लिए जिससे उसकी इकोनॉमी में फिर से ग्रोथ आए, या इंफ्रा सेक्टर में या रियल एस्टेट सेक्टर में। सो मेटल्स को ऊपर जाने के लिए ट्रिगर चाहिए, जो फिलहाल मिसिंग है। सो थोड़ा बहुत और भी करेक्शन, दबाव आ सकता है। यहाँ से बड़ी मंदी मैं नहीं कहना चाहूँगा। मोस्ट ऑफ द नेगेटिव्स हैव बीन प्राइस्ड इन ऑलरेडी। सो अभी भी फिलहाल मेरी राय में कॉपर फार्मन कॉन्ट्रैक्ट, जो जून कॉन्ट्रैक्ट है, वो आप 698 के आसपास सेल करके 690 का टारगेट रख सकते हैं। ऊपर में 704 705 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। सो सेलिंग है। जैसे जिंक की बात करेंगे, जिंक बहुत ज़्यादा गिर गया है। जिंक के प्राइजेस 300 रुपये से आज ऑलमोस्ट 208 रुपये, 207 रुपये आ गया है। सो यहाँ से जिंक में भी और 3-4 रुपये की गिरावट आ सकती है। तेजी करने के लिए ट्रिगर नहीं है, कोई ट्रिगर आना चाहिए तेजी करने के लिए। वो ट्रिगर, एब्सेंस ऑफ बुलिश ट्रिगर इज कॉजिंग फर्दर डाउनसाइड इन मेटल्स। एंड द मोमेंट कुछ ट्रिगर आता है तो इमीडिएटली हम शॉर्ट कवरिंग देखेंगे। सो वेट फॉर द ट्रिगर। जैसे चाइना के न्यूज़ के ऊपर फोकस कीजिए। कभी भी रेट कट आएगा चाइना में, ऐसा लग रहा है मुझे नेक्स्ट वीक, वहां पे एक आपको बाउंस बैक देखने मिलेगा। सो टिल नाउ नो इंडिकेशन ऑफ एंड ऑफ अ बेरिश ट्रेंड। मनोज जी, आपको क्या लग रहा है? आपको भी लग रहा है कि मेटल्स में अभी और गिरावट बाकी है? थोड़ी और गिरावट के बाद ही इसमें नई खरीदारी की पोजीशन बनाए? नमस्कार युष्मान जी, बिल्कुल मैं कुणाल से 100% सहमत हूं, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई बुलिश ट्रिगर जो है मार्केट में नहीं है, और इसीलिए हम यहाँ पे पैनिक सेलिंग जो है वो एंटायर बेस मेटल पेक में देख रहे हैं। कॉपर की कीमतें आज $8,000 प्रति मेट्रिक टन के नीचे काम कर रही है। वहीं बाकी बेस मेटल्स भी दबाव में है। तो बिल्कुल यहाँ पे तीन चीजों पे मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। एक तो चाइना में अगर कोई स्टिमुलस आता है, दूसरा यहाँ पे जो यूएस डेट सीलिंग को लेकर के जो नेगोशिएशंस जारी है वहां पे क्लियरिटी आती है, और तीसरा यूएस फेड के इंटरेस्ट रेट को लेकर के क्लियरिटी आती है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग जो है बेस मेटल्स में देखने को मिल सकती है, नहीं तो दबाव जो है वो आगे भी जारी रहेगा। कॉपर जून वायदा की अगर बात करें तो 688 690 तक के स्तर जो है देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे उछाले में बिकवाली की सलाह रहेगी 707 के स्टॉप लॉस से। वहीं जिंक में अभी भी यहाँ पे और जो है डाउनसाइड पॉसिबल है। जो जून वायदा अभी 207 के आसपास कारोबार कर रहा है, वहां 202 202 204 से 202 तक के स्तर जो है आने की संभावनाएं लगती है। तो यहाँ भी और फर्दर गिरावट जो है देखने को मिल सकती है। तो बढ़त में बिकवाली की सलाह रहेगी। जो जिंक वायदा है वहां पे 211 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं जून में। वहीं कॉपर जून वायदा में 707 के स्टॉप लॉस से बढ़त में बिकवाली की सलाह रहेगी। अभी जब तक बुलिश कोई ट्रिगर नहीं आता है, दबाव बना रह सकता है। कोई बुलिश ट्रिगर नहीं आते हैं तब तक यहाँ पर और भी दबाव बना रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा, कुणाल जी जैसा कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा गिरावट की अब यहाँ से संभावना कम लग रही है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी गिरावट आ चुकी है। साल की ऊंचाई से अगर आप बात करें तो 20 से 35% तक अलग अलग मेटल्स के दाम टूट चुके हैं।
निकेल की बात करें तो 35% की गिरावट 2023 के हाई से आ चुकी है। जिंक में भी करीब करीब 35% की गिरावट, कॉपर 18%, एल्युमिनियम 17%, लेड 13% और स्टील कीमतों में भी इस दौरान काफ़ी गिरावट आई, करीब करीब 21% नीचे। मार्च का हाई जो हमने स्टील का देखा था वहां से 21% भाव नीचे आ चुके हैं। तो एक चौतरफा बिकवाली का यहां पर माहौल है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी फॉल के बाद हो सकता है कि लोअर लेवल पे थोड़ी बाइंग आए, तो अभी भी बेचकर तो जाना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ बेचना है और छोटे से टारगेट के लिए आपको यहां पर बेचकर जाना है। चलिए अब चांदी की बात कर ले, क्योंकि एक इंडस्ट्रियल मेटल है, ये 50%। क्या लग रहा है, चांदी भी अब काफी टूट चुकी है, करीब करीब 8,000 रुपए की गिरावट आ चुकी है रिकॉर्ड हाई से अगर आप देखें तो। क्या चांदी में और गिरावट आनी बाकी है क्या? जी, सब लेवल तोड़ दिए। 70,900 का भी लेवल था, वो भी अभी टूट गया है। 70,000, 69,500 के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है चांदी। मेरी राय में ट्रेडिंग के लिहाज से सेलिंग ही करना चाहिए। बाइंग करने के लिए एब्सेंस ऑफ बुलिश ट्रिगर, डॉलर इंडेक्स 104 चल रहा है, या तो कोई ऐसा ट्रिगर आना चाहिए जिससे डॉलर इंडेक्स में कमजोरी हो। अगर यूएस की डेट सीलिंग पास नहीं होती है तो उसके चलते हुए डॉलर इंडेक्स और ऊपर आ जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो मार्केट। इसके कारण भी कमोडिटी में ज़्यादा मंदी का माहौल चल रहा है कि ये जो डेट सीलिंग को लेके अनसर्टेनिटी बन रही है, दैट इज कॉजिंग डॉलर इंडेक्स टू मूव अप। और सब जो यहाँ से डॉलर इंडेक्स 104.50 आता है, तो जो फिलहाल 104 है, तो फिर से गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा और करेक्शन देखने मिल सकता है। सो इट्स वॉलेटिलिटी टाइम बिंग के लिए प्रेशर में रहेगा। अगर आप लंबे लिहाज से देखना चाहते हैं या इन्वेस्टर है आप, तो ये सब लेवल्स के आसपास आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आप ट्रेडर है तो अभी भी थोड़ी वीकनेस आ सकती है। चलिए अब मनोज जी आप बताइए, चांदी में आपको कितनी गिरावट की संभावना है? एक सवाल भी है एक दर्शक के, वो पूछ रहे हैं क्या 70,000 के नीचे चांदी आ सकती है क्या? बिल्कुल, अभी जो सेंटीमेंट है, जिस तरह से बेस मेटल्स में गिरावट है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मोमेंटम है वो नेगेटिव साइड का है। तो 69,500 जो एक सपोर्ट लेवल बन रहे हैं $22.5 के आसपास, तो वो लेवल देखने मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे यूएस डेट सीलिंग को लेकर के पॉजिटिव निकल के आता है और डॉलर इंडेक्स में रिवर्सल बनता है, तो फिर एक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग जो है देखने को मिलेगी। लेकिन अभी ट्रेंड थोड़ा यहाँ नेगेटिव बना हुआ है, तो गिरावट बनी रह सकती है। 71,000 से 71,200 के स्तर मिले तो बिकवाली करके चलना चाहिए 71,750 के स्टॉप लॉस से। नीचे में 69,500 तक के लक्ष्य यहाँ रख सकते हैं। अब गोल्ड की बात कर रहे थे, गोल्ड भी हालांकि बहुत ज्यादा गिरावट यहां पर नहीं आई है, लेकिन 2,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट रिकॉर्ड हाई से आप देखिए, 61,845 के हाई से देखे तो वहां से करीब करीब 2,200 रुपए नीचे है। कुणाल जी, गोल्ड में क्या लग रहा है, गोल्ड में और गिरावट आएगी या इसी लेवल के आसपास रहेगा गोल्ड, यहां से अब दायरे में ही रहेगा? किस तरह की चाल लग रही है गोल्ड की, और जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्या सलाह है? मनोज जी के पास पहले चलते हैं, फिर वापस से जाएंगे कुणाल जी के पास। हो सकता है कि वो कुछ और ग्लिच हो, उसको दूर करेंगे। मनोज जी आप बताइए, गोल्ड 2,200 रुपए नीचे है रिकॉर्ड हाई से, और कितनी गिरावट आने पर खरीदारी की आप सलाह देंगे गोल्ड में? देखिए, यहाँ गोल्ड हो या सिल्वर हो, एक अच्छी बढ़त हमने प्रीशियस मेटल्स में देखी थी और ऊपरी लेवल से एक यहाँ पे मुनाफा वसूली जो है देखने को मिल रही है। मुख्य कारण यहाँ पे वही है कि जो डॉलर इंडेक्स है वहां पे लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। साथ ही यूएस फेड की तरफ से अभी भी इंटरेस्ट रेट में पॉज या कटौती को लेकर के कोई स्पष्टता नहीं है, तो उसके चलते यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। सोने में $1984 काफी अहम सपोर्ट था और वो हमने यहाँ पे टूटते हुए देखा है। तो अब कीमतें $1950, $1934 की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। भारतीय बाजारों में 59,300 तक के स्तर जो है यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ भी थोड़ी अगर बढ़त आती है, 59,900, 950 के दायरे में सोना आता है, तो यहाँ भी फिर एक बार बिकवाली करके चलना चाहिए 60,200 के ऊपर के स्टॉप लॉस से। नीचे में 59,500, 59,300 ये लक्ष्य जो है देखने को मिल सकते हैं। कुणाल जी आपका व्यू गोल्ड को लेकर? ऐसा व्यू, सिमिलर व्यू है। 59,700, 750 के आसपास सेलिंग करना चाहिए और 59,500 का टारगेट रखना चाहिए। 59,850 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप। रीजन यही है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है, और डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है तो गोल्ड सिल्वर में प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। सो शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेडर्स के लिए, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए इट्स अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी।
बट 59,500 300 पे सपोर्ट लेना चाहिए, ऐसा ध्यान बढ़ रहा है। क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड हालांकि अच्छी रिकवरी अब लोअर लेवल से आप देखें तो आ चुकी है, $78 के ऊपर बना हुआ है। आज के सत्र में हल्की कमजोरी दिख रही है। कुणाल जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल में किस तरह की चाल आगे रहेगी? जी, मुझे ये ऑलरेडी एक शॉर्ट कवरिंग आई थी। ओपेक ने सब ट्रेडर्स के लिए एक स्टेटमेंट दिया कि शॉर्ट मत रहना मार्केट में, हम प्रोडक्शन कट करेंगे। तो इसके कारण शॉर्ट कवरिंग आया, पर तेजी नहीं लग रही है। 6150 6160 में आप बेचिए, 6230 का स्टॉप लॉस रखिए और 6050 6030 का टारगेट रख सकते हैं आप। क्रूड पर क्या सलाह देंगे, क्या करना चाहिए? 6130 करेंट लेवल पर अगर किसी को ट्रेड करना है फ्यूचर या ऑप्शंस के जरिए तो क्या रणनीति बनाएं? 6000 की पुट ऑप्शन यहाँ ले सकते हैं। एक बार एक करेक्शन यहाँ देखने को मिल सकता है तो 6000 की पुट ऑप्शन लेकर के काम कर सकते हैं। कच्चा तेल अभी 6130 के आसपास चल रहा है। 6000 तक के भाव आए तो उस समय फिर एक बार पुट की पोजीशन से एग्जिट लें। अब एनजी की बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस क्या करना चाहिए? 200 के नीचे है जो करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, हालांकि वो एक्सपायरी के करीब है। आगे जून महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे नेचुरल गैस में क्या सलाह देंगे आप, कुणाल जी? नो व्यू इन नेचुरल गैस। आप क्या सलाह देंगे मनोज जी नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस में एक यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है निचले स्तरों पर। तो जो जून वायदा अभी 214 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर थोड़ी सी यहाँ गिरावट आती है 210 से 12 के दायरे में तो इंटरडे में बाय करके चल सकते हैं 205 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में लक्ष्य जो है वो 220 से 222 तक का रख सकते हैं। अब मसालों की चाल देख लेते हैं। यहाँ पर भी आज मुनाफा वसूली दिख रही है। 43,700 के नीचे जीरा वायदा आ चुका है, करीब करीब 2.25% की गिरावट है। हल्दी कल के सत्र में जबरदस्त तेजी दिखी, आज दबाव है। धनिया पर भी दबाव ही, हालांकि धनिया दायरे में है, दबाव नहीं दिख रहा है यहाँ पर। क्या लग रहा है मनोज जी, मसालों में कुछ पसंद आ रहा है इस गिरावट में? खरीदें या बेचें और क्या? बिल्कुल, यहाँ पे जब हमने कॉल बनाया था तब जीरा जो है वो 44,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अभी यहाँ पे 43,800 के आसपास ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो जीरे में यहाँ पे दबाव जो है वो आगे भी बढ़ सकता है। थोड़ी अगर बढ़त आती है 44-200 के दायरे में तो आप बिकवाली करके चल सकते हैं 44,750 के स्टॉप लॉस से। नीचे में 43,300 और 43,000 तक के लक्ष्य जो इंट्राडे में रख सकते हैं। यहाँ पे अगर 43,800 के नीचे का अगर क्लोज मिलता है तो 42,400 तक के स्तर भी अगले 2 से 3 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो मुनाफा वसूली जो है वो जीरा में जारी रह सकती है। हल्दी और धनिया जो है वो थोड़ा साइडवेज रह सकता है। कुणाल जी, आपका व्यू क्या बन रहा है मसालों को लेकर? जी, मेरा ओवरऑल व्यू टर्मरिक में तेजी का है। टर्मरिक की एक ही कमोडिटी है जिसमें मुझे तेजी नजर आ रही है। मौजूदा स्तरों से 100-200 रुपए का करेक्शन आता है, री एंटर करना चाहिए। फंडामेंटल्स आगे जाके बहुत सपोर्टिव रहने वाला है। ये कमोडिटी के डाउनसाइड लिमिटेड है इसमें, और टर्मरिक अगले साल का जीरा होने वाला है। रुपए में आज कुणाल जी फिर से कमजोरी दिख रही है, हालांकि 10 पैसे की कमजोरी है। 82 रुपए 75 पैसे के आसपास डॉलर के मुकाबले है। क्या लग रहा है यहाँ से किस तरह की चाल रहेगी रुपए की? रुपए में ये जो भी हम मूव देख रहे हैं, इट्स ऑन प्योरली बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल। एक बार टच एंड गो 83 के लेवल्स आपको दिखा सकता है रुपी, बिकॉज ऑफ द डॉलर इंडेक्स। 10-20 पैसा बढ़ने की जगह 83 के लेवल्स आपको एक बार USD/INR फ्यूचर्स ट्रेड करता हुआ दिखा सकता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ ऋषि नथानी जी भी हैं MCX से। सर, स्वागत है आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। एक एक करके सवाल लेंगे। पहला सवाल होगा, बुलियन में ऑप्शंस का जो टर्नओवर है वो रिकॉर्ड टर्नओवर, लगातार नया बेंचमार्क आप लोग सेट करते जा रहे हैं। किस तरह के पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहे हैं? क्या हेजिंग के लिए सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है या जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो उनकी दिलचस्पी इसमें बढ़ रही है? धन्यवाद विश्वमोहन जी। बुलियन में जो वॉल्यूम बढ़ रहे हैं ये बहुत हेल्दी है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि सारे जितने भी कमोडिटीज है, जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सब में वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन हो। तो बुलियन में मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं कि वर्ष 21-22 में हमारा जो डेली टर्नओवर था 1,002 करोड़ का टर्नओवर था डेली एवरेज। 22-23 में 2,122 करोड़ का था और करंट फिस्कल में 7,421 करोड़ का है। और कल हमने 27,037 करोड़ का टर्नओवर किया था। तो यही बताना चाह रहा हूँ कि बुलियन में भी बहुत अच्छी दिलचस्पी है। देश में हर आदमी, हर नागरिक बुलियन से किसी न किसी प्रकार की रुचि रखता है। और चाहे रिटेल हो, चाहे ज्वेलर्स हो, हेजर्स हो,
जो भी हैं, क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी होता है तो ऑप्शंस के माध्यम से अपने आप को उसमें हेज करके रखना एक सरल उपाय है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि इसमें भी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है। नथानी जी, अब अगला सवाल मेरा होगा, एफपीआईज को लेके खबरें आ जाती हैं, नोटिफिकेशन भी आ जाते हैं, लेकिन पार्टिसिपेशन को लेकर कुछ पता नहीं चल पाता। आप लोगों को इंटरनल पता होगा किस तरह के रिस्पांस मिल रहे हैं? डीएमए के बाद कुछ रिस्पांस आ रहा है क्या एफपीआईज की तरफ से? क्रूड, एनजी और इंडेक्स से लेकर लोगों की काफी उम्मीदें अब बढ़ गई हैं। तो एफपीआई का डेटा हम रोज डिस्क्लोज करते हैं, एफपीआई पार्टिसिपेशन का डेटा। डीएमए अभी तक परमिशन आया है, हमने लागू अभी तक नहीं किया है। बाकी फिर भी एफपीआई पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 21 अप्रैल से हमारे यहाँ पार्टिसिपेशन चालू हुआ था और अभी तक डेली एवरेज सिंगल साइट टर्नओवर 116 करोड़ के आसपास रोज हो रहा है। नथानी जी, अब और मेरा जैसे सवाल जैसे दिन बीत रहे हैं हम देख रहे हैं कि ये और पार्टिसिपेशन बढ़ते जा रहा है। रोज नए नए एफपीआईज भी जुड़ रहे हैं और उनका पार्टिसिपेशन भी आ रहा है। ओके, यानी आगे चलकर एफपीआईज का पार्टिसिपेशन और दिखेगा आपको और वो वॉल्यूम में भी कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉटन की बात कर लेते हैं। नथानी जी, इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से डेट सीलिंग को लेकर जिस अनसर्टेनिटी की वजह से काफ़ी दाम गिर गए हैं, और हेजिंग के लिए अगर बात करें तो वहाँ के वॉल्यूम देखिए, वहाँ के ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम से तुलना करें तो काफ़ी बड़ा फर्क नज़र आ रहा है। आई से या जेसी जो चाइना का एक्सचेंज है वहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ पर कॉटन का मार्केट क्यों नहीं बड़ा हो रहा है? या जो पिछले 8 महीने में जिस तरह की एक्टिविटीज़ हुई सरकार की तरफ से, जिस तरह का शेप हुआ, उस वजह से, या क्या दिक्कतें रही है? क्या हम अवेयरनेस प्रोग्राम उस तरह का नहीं कर पा रहे हैं कॉटन को लेकर, इस तरह से इस वजह से पार्टिसिपेशन कम है कॉटन में? देखिए, हमने जो ये कॉन्ट्रैक्ट रीलॉन्च किया था वो थोड़ा सा सीजन काफी आगे बढ़ गया था, उसके बाद रीलॉन्च किया था और अभी हम ऑफ सीजन में हैं, तो इस कारण से थोड़े वॉल्यूम्स दब हैं। बट हम यही आशा करते हैं कि जो भी पैक है और जो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सबके सलाह मशवरे से हम इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ फेरबदल लानी है तो वो भी लाएंगे और इस कॉन्ट्रैक्ट को अगले सीजन में और पुख्ता करने की चेष्टा करेंगे। कोई नया प्रोडक्ट लाने पर आप लोग विचार कर रहे हैं या बातचीत चल रही है नथानी जी? हाँ, बातचीत तो बहुत सारे प्रोडक्ट को लेके चलते रहती है, हम उसको एनालाइज भी करते रहते हैं। बट अभी अभी हम एक स्टील सरिये का कॉन्ट्रैक्ट ला रहे हैं और बहुत जल्दी वो भी मार्केट में लाएंगे। तो ये एक 5 मेट्रिक टन का कॉन्ट्रैक्ट आशा करते हैं कि वैसा कुछ हो, तो ये मार्केट में हम जरूर इसको लेके आएंगे और मैं आशा करता हूँ कि मार्केट इसको पसंद करेगा और इसको आगे सराहेगा भी। स्टील रिवर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप लोग लेकर आ करें। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए नथानी जी। चलिए हमारे साथ अरुण सेखसरिया साहब भी हैं, एमडी हैं डीडी कॉटन के। सेखसरिया साहब, कॉटन पर सबसे पहला सवाल भाव को लेकर करते हैं। भाव इंटरनेशनल मार्केट में भी गिर रहे हैं और घरेलू बाजार में भी गिरते नजर आ रहे हैं। क्या हो रहा है सर? भाव, दाम और कितने कम होंगे? देखिए विश्वमोहन जी, मेरे एक ही स्टैंड रहा शुरू से ही कि प्राइस जो भी ऊपर या नीचे, इट विल बी गवर्न्ड बाय द डिमांड। और बाजार इतना गिरने के बाद भी डिमांड के जो लक्षण है वो बराबर नहीं है। अभी भी कोई डिमांड ऐसे कोई विशेष है नहीं। आज ऊपर में 63,500 के भाव चल रहे थे, अभी हो गए 56,500 रुपया और अभी भी कोई रुकावट दिख नहीं रही है, बाजार गिरते जा रहा है। तो डिमांड जब तक कोई भी रिवाइव नहीं होगी, बाजार में मूवमेंट होना बड़ा असंभव है। सर, अभी नथानी जी से बात हो रही थी, वो टर्नओवर को लेकर मैंने सवाल उठाए थे। क्या लग रहा है सर, कैसे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा कॉटन में? कैसे रिवाइव होगा कॉन्ट्रैक्ट? क्या दिक्कत लग रही है आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में? सर दिक्कत क्या है सर, देखिए जो एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, हमने इसको 2012 में लॉन्च किया था। आई वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट फॉर MCX। और उसके बाद भी अभी छेड़छाड़ होनी चालू हो गई और इंटरफेरेंस आने चालू हो गए और ब्लेम गेम चालू हो गए कि भाई MCX इज ब्लेम टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेकुलेशन एंड दिस एंड दैट। तो कभी भी कोई भी कमोडिटी एक्सचेंज जो होता है जी, वो इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ फिजिकल मार्केट। एंड फिजिकल मार्केट के अंदर अगर आप ये समझो कि भाई कोई इसको कंट्रोल कर सकता है या स्पेकुलेट कर सकता है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। मार्केट फैक्टर्स आर देयर, मार्केट फैक्टर्स विल ड्राइव द मार्केट। एंड एज फार एज द कमोडिटी एक्सचेंज आर कंसर्न, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है इसको चलाने के लिए। उनको गवर्निंग करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो रहा है ना। तो मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा चल रहा था, बट ठीक है, हालात ऐसे हो गए। अब तो जो हो गया। अब नए कॉन्ट्रैक्ट आए, इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ने के लिए क्या है, क्या चाहिए ग्राउंड पे जो आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे? फंडामेंटली देयर आर लॉट ऑफ
माइनस पॉइंट्स आर देयर, जो हमने पैक की कमेटी में भी कई बार हमने दोहराया भी है, बोला भी था, लास्ट टाइम भी था। तो इसमें जब तक एक पार्टिसिपेशन नहीं होगा फ्रॉम एवरीबॉडी, नो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विल वर्क इन इंडिया। सर पार्टिसिपेशन कैसे होगा, बताइए, सॉल्यूशन तो बताइए एक दो। नहीं, सॉल्यूशन जैसे कॉन्ट्रैक्ट पहले था, वो कॉन्ट्रैक्ट एकदम सही कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें कोई गड़बड़ थी कि माइनर चेंजेस होने चाहिए थे, वो माइनर चेंजेस हो सकते थे। अभी आज क्या है कि सबसे बड़ा आज पार्टिसिपेशन में विश्वमोहन जी, बिगेस्ट थिंग इज कि स्पेकुलेटर्स हैव टू कम इन द मार्केट, दे विल प्रोवाइड द लिक्विडिटी इन द मार्केट। और आज आपने देखा होगा, आइस में भी देखा होगा, आपने जेडजी में भी देखा होगा, बिल्कुल डिलीवरी इज नेवर द कोर फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। तो आज आप आइस में इतने करोड़ों गाट का ओआई है, माल कितना पड़ा है उसके पास, 63 गाट, 63 बेल्स, सर्टिफाइड स्टॉक है खाली। तो इट इज रॉन्ग टू से कि भाई आपके अराइवल आएगी, डिलीवरी आप आएगा तो आपको बाजार चलेगा, बिकॉज इट इज नॉट अ डिलीवरी रन कॉन्ट्रैक्ट, इज कॉन्ट्रैक्ट टू हेज। मेरा ये मानना है कि जब तक इसके अंदर पार्टिसिपेंट नहीं होगा, पार्टिसिपेंट के लिए अपने को सब एवरी स्टेक होल्डर्स को लाना पड़ेगा। अभी प्रेजेंट पैक कमेटी है, उसके अंदर हु इज देयर इन द कमेटी, मेनली इट इज मिल्क पीपल आर देयर इन द कमेटी। आपको इसमें ग्रोअर चाहिए, इसके अंदर आपको जिनर्स चाहिए, इसके अंदर आपको एक्सपोर्टर्स चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनीज है वो भी चाहिए आपको। So everybody who are participating, they have to be there. 85% of the members are non-participants. So we cannot get any valid or very good inputs from all the members. So we have to have wider participation in the committee to get the views and then decide क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, शुक्रिया, आपने सर वक्त निकाला और वैल्यूएबल एडवाइस दिया कि क्या करना चाहिए, कैसे पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ ज़रूरत है, कमिटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने की ज़रूरत है ताकि उनके एडवाइस के हिसाब से काम किया जाए। कॉटन को लेकर कुणाल जी, आपका आउटलुक क्या है, क्या लग रहा है कॉटन में क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है? जी, इंडिया में अगर आप देखेंगे सो इंटरनेशनली जो इंडिया प्रीमियम में ट्रेड कर रहा था, वो प्रीमियम धीरे धीरे गिरोड हो रहा है, अराइवल से अच्छी आ रही है, प्राइसेस अंडर प्रेशर है। सो मुझे अभी फिलहाल कोई तेजी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं कॉटन में। प्राइसेस और थोड़ा प्रेशर में रह सकते हैं मौजूदा स्तर से। आप देखिए तो अराउंड 55,500 तक के लेवल्स आपको आने वाले दिनों में कॉटन में ट्रेड होते हुए देखने मिल सकते हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अनदर 1,000 to 2,000 रुपीज कट इन कॉटन प्राइसेस गोइंग फॉरवर्ड। जी, कॉटन केक में आप क्या सलाह दे रहे हैं? 2500 रुपए के आसपास आ चुका है, कॉटन के साथ साथ ये बाई प्रोडक्ट भी गिर रहा है, और गिरावट लग रही है आपको कॉटन केक में, मनोज जी? नहीं, कॉटन सीड ऑयल केक की गिरावट यहाँ पे रुकती हुई नजर आ रही है विश्वमोहन जी, क्योंकि निचले स्तरों पर हम यहाँ पे डिमांड जो है फिर से एक बार लौटते हुए देख रहे हैं। 2450-60 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था और वहीं से हमने एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखी है। तो अब यहाँ पे शॉर्ट नहीं रहना चाहिए कॉटन सीड ऑयल केक में। यहाँ से फिर एक बार 100 से 125 रुपए का उछाल जो है देखने को मिल सकता है कीमतों में। तो 2480-2500 के दायरे में बाय कर सकते हैं, 2450 के नीचे के स्टॉप लॉस से, ऊपर में 2600 तक के लक्ष्य यहाँ लेकर के चल सकते हैं। शुक्रिया मनोज जी आपका, कुणाल जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। वक्त हो गया है ब्रेक का।